स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नॉट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने लेकर के भौतिक विज्ञान की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर में भी हमने इसके बारे में जाना और लेक्चर नंबर पहुंच चुके हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली होता क्या है, ये हमने जाना। अब थोड़ी सी और चीजें हैं, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना सीख रहे हैं। अक्षीय स्थिति में हमने देख लिया है, अब निरक्षीय स्थिति की बारी है। तो अक्षीय स्थिति में तो देख लिया है, निरक्षीय स्थिति की बारी हो गई है, देखने का टाइम आ गया है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना आएगा एक वैद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो आओ देखते हैं, बात करते हैं, जानते हैं। स्टार्ट करें बेटा। तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने जो पढ़ा है उसको एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमने निकालना सीखा अक्षीय स्थिति में, क्या है बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। पहले ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, थोड़ा लंबा मैंने लिया है जानबूझ के दूरी, ठीक है। ये ऋणात्मक क्यू है, ये धनात्मक क्यू है, थोड़ी लंबी दूरी दिख रही है। तो इसके अक्ष पर आप चाहे तो इधर चले आए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इस बिंदु पर यहाँ पर मुझे निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लो ये पी बिंदु है, इस पी बिंदु पर हमें निकालना है। और इसका केंद्र क्या है बेटा, इसका केंद्र द्विध्रुव का केंद्र है ये ओ। इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली थी हमने, ये ले ली थी हमने आर, ठीक है। और इसकी दूरी हमने मान ली थी कितना बेटा, ये है दूरी एल, ये भी दूरी कितनी है एल है, मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा 2l है। मैंने आपको फिर बताया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लेंगे तो क्या आ जाएगा l माइनस आर माइनस एल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आर माइनस एल हो जाएगा। इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक तक की तो ठीक होगी, धनात्मक तक की इसी तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ तक की लेंगे तो क्या होगा बेटा आर प्लस एल हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों की दूरियां ले ली। और जब हमने निकाल के देखा तो रिजल्ट क्या आया बेटा, ये आया था ई बराबर, ठीक है। अक्षीय स्थिति को बेटा ई ए लिखते हैं। ए मतलब एक्सियल पॉइंट, अक्षीय स्थिति को बोलते हैं बेटा, अक्षीय स्थिति को एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है अक्ष। तो एक्सियल पॉइंट इसलिए ए लिख देते हैं। तो ई एट पॉइंट ए जब हमने निकाला तो ये आया 2kp और डिवाइड बाई आया बेटा r की पावर 3। तो ये याद रखेंगे, दो गुना होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 2 टाइम्स ऑफ kp बाई r क्यूब। अब हम निकालना सीखेंगे निरक्षीय बिंदु पर, मतलब O से ऊपर की तरफ या O से नीचे की तरफ कोई बिंदु लेके। तो आइए देखते हैं, सीखते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर, निरक्ष रेखा के किसी बिंदु पर। तो निरक्ष रेखा मतलब इसको साफ साफ बोले तो इसको निरक्षीय बिंदु भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं निरक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव फिर से बनाना पड़ेगा हमें। वैद्युत द्विध्रुव बनाते बेटा, ये है ऋणात्मक क्यू और ये मान लेता हूं कि ये क्या है बेटा धनात्मक का क्यू। काफी बड़ा है वैसे, ठीक है, द्विध्रुव को काफी लंबा ले लिया है मैंने जानबूझ के, ताकि आपको साफ साफ चित्र दिखे। इसके बीचों बीच इसका केंद्र होगा, तो इसके बीचों बीच यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, ये केंद्र है बीचों बीच O, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा, ये भी L है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है 2L है, सही है ना, समझ में आता है, दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस बिंदु से ऊपर की तरफ मैं इस बिंदु से ऊपर की तरफ, कौन से रेखा पर बेटा, कौन से रेखा पर मैं बात कर रहा हूं, इस रेखा की। तो इस रेखा पर किसी बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, ठीक है। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, देखो यहां से, ये इस रेखा के किसी भी बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, सिंपल सी बात। अब इस रेखा के किसी भी बिंदु पर आप चाहे यहां निकाल लीजिए, यहाँ 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 यहाँ, तो मैं थोड़ा दूर बनाऊंगा ताकि आपको चित्र थोड़ा आराम से दिखे, साफ साफ दिखे। मैं मान लेता हूं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु है P, और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इस बिंदु P पर E का मान कितना है, ठीक है। निरक्षीय बिंदु को बोलते हैं बेटा, ठीक है, निरक्षीय बिंदु को क्या बोलते हैं बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो रेखा हो। तो ये 90 डिग्री पर हमने जाके इसको देख लिया, एक बिंदु था जो कि P बिंदु हमने चूज किया, और इसकी दूरी हमने ले ली कितनी, केंद्र से दूरी कितनी है R, केंद्र से दूरी कितनी है बेटा R। निरक्ष बिंदु पर जो निकाल रहे हैं यहाँ पर R दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी चल के हमने बिंदु P को चुन लिया। ध्यान से देखते रहना, मजा आएगा। अभी चित्र बनाने में ही सब कुछ है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ से आवेश तो यहाँ है नहीं केंद्र पर,
केंद्र से दूरी लेने का कोई फायदा है नहीं। आवेश तो रखा है यहां और यहां किनारों पर, तो आवेश अगर किनारों पर है तो हमें क्या करना होगा, किनारों को मिलाना होगा इससे। आवेश अगर किनारों पर है तो किनारों से इसको मिलाना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इस तरह से L, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं देखूं यहां से, तो यहां से क्योंकि आवेश यहां है और यहां है तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो मिला ले। चलो मिलाते हैं, चलो मिलाते हैं इसको जल्दी से। तो इन दोनों रेखाओं को मिला लेते हैं, इन दोनों रेखाओं को मिला लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक मुझे मिलाना होगा इसको, तो यहां से इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ये लगभग आप मान के चलेंगे कि सही है, मिल रहा है। और इसी तरह से इसको मिलाएंगे हम। ठीक है, ये इस तरह से मिला लिया। अब इसकी दूरी क्या है बेटा, इस बिंदु P से इस बिंदु तक की दूरी क्या है हमें नहीं पता है, तो हम दूरी मानेंगे क्या, चलो मान लेते हैं x है, मान ले x, चलो x मान लेते हैं। जब कुछ ना मिले तो हम क्या मानते हैं, x या y मान लो, y मानना है तो y जितने। लेकिन एक चीज नियत, एक चीज फिक्स है बेटा, एक चीज फिक्स है, एक चीज फिक्स ये है कि यहां से जितनी दूरी -q से p की है वही उतनी ही दूरी +q से यहां तक की है, इतना पता है। अब ये दूरी l है, ये दूरी x है, ये दूरी r है। x का मान अगर मुझे निकालना है r और l के पदों में तो कितना आ जाएगा, हम देख सकते हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज है, चाहे ये त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो, दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लो। 90 डिग्री का कोण इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये कर्ण बन गया, ये बन गया आधार और ये बन गया लंब, ठीक है। और ये बन गया कोण थीटा, ये बन गया कोण थीटा, ये बन गया कोण थीटा। अब थीटा कोण है यहां पर, अगर निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि x बराबर अगर मैं लिखूं तो x का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, l का वर्ग प्लस r का वर्ग, मतलब x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, बोलो लिख सकता हूं क्या, सही बच्चे बताएंगे, लिख सकते हैं क्या। ये पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो r का मान x का मान यही आएगा ना, x का मान यही आएगा, x का मान यही आएगा क्या, फिर से राय करो ना बेटा, नहीं आ रहा है तो सही है ना, यही आएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर बैठ करके इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूंगा, तो यहां पर क्या है, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होती है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश की वजह से क्या आएगी बेटा, बाहर की तरफ। धनात्मक आवेश से क्या आएगी, बाहर की तरफ। किधर आएगी बेटा, बाहर की तरफ। किधर आएगी, बाहर की तरफ। इसको मैं मान लेता हूं, इसके वजह से विद्युत क्षेत्र जो आ रही है इसको मान लेता हूं मैं E1। मान सकता हूं, मान सकता हूं क्या, मान सकता हूं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं। अब ऋणात्मक आवेश क्या करता है, अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र रखता है, अपनी तरफ, अपनी तरफ। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, अंदर की तरफ। क्या है बेटा, अंदर की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र इसके लिए E2, और E2 क्या है, अंदर की तरफ। E2 क्या है, अंदर की तरफ है क्या, सही है क्या। इसके वजह से बाहर की तरफ, इसके वजह से इस बिंदु पर बाहर की वजह, बाहर की तरफ, इसके वजह से अंदर की तरफ। ओहो हो, अच्छी बात। अब क्या है यहां पर, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिंदु पर अब हम देखें, अगर इस बिंदु P पर अगर हम देखें तो एक विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है और एक विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, लेकिन हमें बताना है कि कुल विद्युत क्षेत्र E कितनी है। लेकिन एक चीज मुझे पता है, विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बस अलग अलग है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बस अलग अलग है, बाकी मान दोनों का सेम है। मैं दिखाऊंगा अभी, सेम आएगा। अच्छा, एक बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़िएगा अभी। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या पढ़िए बच्चे, लंब का वर्ग, समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। बच्चे ये पढ़ी है ना। यहां पर कर्ण क्या है, कर्ण x है, किसी भी त्रिभुज में ले तो x का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, लंब, लंब कितना है, लंब कितना है r, लंब कितना है तो r का वर्ग, प्लस ये आधार कितना है l है तो l का वर्ग, ठीक है। तो x बराबर निकालेंगे तो x का वर्ग इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कक्षा 10वीं के बच्चे से पता पूछोगे तो ये उसको पता होगा, कक्षा 10वीं के बच्चों में, या कक्षा 10वीं भी नहीं, कक्षा 9वीं के बच्चों को पता होता है ये, ठीक है। ये कक्षा 9वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चों को पता होता है, कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है, 6वीं में पढ़ाया जाता है, कक्षा 6वीं से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय। तो यहां तक करेक्ट है क्या, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि P बिंदु पर दो तरफ विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही हैं, एक आ रही है ऊपर की तरफ, एक आ रही है नीचे की तरफ। हमें बताना है, E बताना है सिर्फ। यहां पर दो से हमसे मतलब नहीं, हमें रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। कैसे निकालें, तो कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, x और y दिशा में इसके घटक लेंगे। देखो
यहां पर ये रेखा जो है, ये रेखा देखो पी की डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होता है, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। किसकी डायरेक्शन बेटा? पी क्या होता है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। तो इसकी दिशा देखो ये है, तो इसकी दिशा अगर मैं बनाऊं यहां पर, इसकी दिशा अगर मैं बनाऊं यहां पर डैश डैश करके, तो इसकी दिशा क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? अक्ष है। किसका अक्ष है बेटा? ये अक्ष है, इस द्विध्रुव का अक्ष है, जो कि यहां पर मैं इसके ऐसे काल्पनिक रूप से यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण क्या बनेगा बेटा? ये कोण भी क्या बनेगा? थीटा। और ये कोण थीटा है तो ये सम्मुख कोण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये भी बनेगा थीटा। तो मतलब क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज। पड़ी रेखा को क्षैतिज बोलते हैं और खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब अगर क्षैतिज रेखा को देखें बेटा, तो क्षैतिज रेखा के साथ देखो तो ये थीटा कोण पे ऊपर की तरफ है और ये थीटा कोण नीचे की तरफ है। तो मैं क्या करूंगा? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर दिशा में मैं क्या करने वाला हूं? ऊपर की दिशा मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा और क्षैतिज रेखा में इसके घटक निकालूंगा। देखो अब ध्यान से देखना, E1 इधर है तो E1 के दो घटक बनेंगे। E1 का घटक बनेगा बेटा एक ऊपर की तरफ और एक बनेगा इस तरफ। E1 के दो घटक बनेंगे, एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ। ठीक है, एक बनेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो बनेगा वो आएगा बेटा E1 साइन थीटा। क्या बनेगा? E1 साइन थीटा। और जो इधर बनेगा ये बनेगा बेटा E1, ठीक है, ये बनेगा E1 कॉस थीटा। क्या बनेगा? ये बनेगा E1 कॉस थीटा। E1 के दो घटक बन गए। अब E2 का परिणामी सदिश इधर है तो E2 का बनेगा, लेकिन E2 नीचे की तरफ घूमी हुई है तो E2 का भी दो घटक, एक तो नीचे की तरफ बन जाएगा, एक नीचे की तरफ बन जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, और क्षैतिज घटक इसका आएगा। क्षैतिज घटक जो आएगा बेटा ये आएगा इस तरफ, और ये आ जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये आ जाएगा E2 साइन थीटा। तो E2 साइन थीटा नीचे, E1 साइन थीटा ऊपर। E1 इधर था तो इसका दो घटक बन गया, एक ऊपर एक ऊपर बन गया, एक इधर, और इसका बन गया दो घटक, एक इधर और एक इधर। बात समझ में आई क्या? E1 के दो घटक बने, कौन कौन से? E1 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा। साइन थीटा का मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, कॉस थीटा का मतलब क्षैतिज घटक। कैसे आया ये? कोई बच्चा बताएगा कैसे आया? तो देखो बेटा मैं बता देता हूं कैसे आया। साइन थीटा मुझे कैसे पता चला कि यहां कॉस साइन थीटा होगा, यहां कॉस थीटा आएगा? मुझे कैसे पता कि यहां साइन थीटा आएगा, यहां कॉस थीटा आएगा? है ना? मुझे कैसे पता कि यहां साइन थीटा होगा, यहां कॉस थीटा आएगा? मैं कैसे लिख दिया? तो इसको तरीका है, देखो इसको मैं अलग पेज पे दिखाऊं आपको। चलो देखो, तो जब मैं बोल रहा हूं कि ये एक बिंदु है पी बिंदु पर मैं बोल रहा हूं कि E1 इधर है। देखो ध्यान से देखना, E1 इधर है और E2 इधर है ना? ऐसी बात है, E2 ऐसी है। P1 बिंदु पर E1 इधर है और E2 इधर है, तो इसको मैंने ऐसे डैश डैश कर दिया। ये क्षैतिज दिशा हो गई और ये वर्टिकल दिशा हो गई। वर्टिकल मतलब हो गई ये ऊर्ध्वाधर लाइन हो गई, ये क्षैतिज लाइन हो गई। ये कोण बन रहा है थीटा और ये भी कोण बन रहा है कितना? थीटा। ऐसी है, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर। अब देखो इसको सीखो। ऊर्ध्वाधर दिशा क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ये दिशा क्या है बेटा? लंब है। ये दिशा क्या है? लंब है, इसको बोलते हैं लंब। और ये दिशा क्या बेटा? ये आधार है। ये लंब दिशा है, ऊपर हो या नीचे लंब है, और ये क्या है? आधार है। ठीक है, अब ये कोण थीटा है। अगर मैं अगर इस लंब को यहां पर लगा दूं काल्पनिक रूप, जैसे ये पेन है, पेन को काल्पनिक रूप से यहां पर ऐसा लगा दूं, ये काल्पनिक रूप से, तो एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है क्या? त्रिभुज जैसा दिख रहा है क्या? ये 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिख रहा है। हम जानते हैं कि इसके सामने वाली थीटा, देखो थीटा है, ठीक है, तो ये भुजा क्या है? ये भुजा मुझे पता है कि इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हरदम कोण के सामने वाली भुजा हरदम लंब होती है, ये लंब होती है। ठीक है, और लंब और आधार के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये क्या होगी? आधार है। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से जैसे यहां पर ये वाली भुजा भी क्या है? लंब है। तो इसको भी काल्पनिक रूप से आप यहां लगाएंगे ना, यहां पर, तो यहां पर भी देखो नीचे की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ बन रहा है वैसे ही नीचे की तरफ एक लंब बनेगा। इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज, मैं एक त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसका नाम दे देता हूं, ये P है, चलो इसको Q बोल देता हूं, और इसको इस पॉइंट को बोल देता हूं कैपिटल R। तो इस त्रिभुज को यहां पर बनाऊं तो यहां पर देखो ये बन गया त्रिभुज कुछ इस तरह से। ये थीटा बन रहा है, ठीक है, और ये लंब बन रहा है, ये आधार बन रहा है,
और ये आपको पता है ये ई है, ठीक है, ये ई है। अब अगर मुझे साइन थीटा लिखना है तो हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना बेटा, साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है बेटा, लंब कितना है, लंब 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 है ये, तो लंब को मैंने पता है ना, तो लंब को लंब ही लिखो, लंब को लंब ही लिख दो ना, लंब का मान लिखना है, चलो लंब ही लिख लो बटा कर्ण कितना है, कर्ण हमें पता है ई है, कर्ण कितना पता है ई, कर्ण कितना है ई, तो कर्ण कितना है ई। तो अगर मुझे अब लिखना है साइन थीटा बराबर लंब बटा ई लिखना है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, लंब बराबर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब का मान कितना आ जाएगा, लंब का मान ई साइन थीटा आ जाएगा, तो ई साइन थीटा, और ये क्या है वास्तव में E1 है, तो ये हो जाएगा E1, ये होगा E1, तो लंब की जगह पे क्या आएगा, E1 साइन थीटा। तो देखो लंब क्या आया है, E1 साइन थीटा लिखा है ना, लंब क्या आया है, E1 साइन थीटा। ये निकालना मैं बता रहा हूं, कहीं पता नहीं चलेगा। पूरे भौतिक विज्ञान में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे घटक निकालते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे घटक निकालते हैं। अब कॉस थीटा कैसे लिखते हो आप, कॉस थीटा क्या लिखते हो आप, कॉस थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है बेटा, कर्ण। आधार क्या है यहां पर, आधार आपको नहीं पता है तो आधार, कर्ण कितना बेटा, कर्ण आपको फिर पता है E1 ही है, ठीक है। तो आधार बराबर लिखो क्या आ जाएगा, आधार बराबर लिखो, आधार क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा। तो आधार में क्या आ रहा है, कॉस थीटा, आधार में क्या आ रहा है, E1 कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इधर, इसलिए कॉस थीटा इधर। इधर ही क्यों आया, क्योंकि परिणामी सदिश ये है, कर्ण ये है, परिणामी सदिश इधर है। अगर यही सदिश इधर घूमी होती, अगर यही सदिश इधर ना होकर इधर होती, तो यही कॉस थीटा इधर घूमा होता। अगर ये इधर घूमा होता, अगर यही E1 इधर होती, तो परिणामी सदिश इधर, E1 में E1 साइन थीटा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन E1 कॉस थीटा इधर घूम जाता, क्योंकि परिणामी सदिश इधर आती। तो अभी सदिश इधर है ना, तो सदिश गणित आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। रिपीट ही चल रहा है, अभी रिपीट ही चल रहा है, रिपीट कर दो, सुनाई नहीं देना चाहिए, वही चला रहा हूं अभी। घटक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय है, सिंपल सा समकोण त्रिभुज की बात है। ये समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण है, ये याद रखो। सिंपल सी बात, 90 डिग्री का कोण जिस दिन दो भुजाओं के बीच बनता है वो लंब और आधार होते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है हमेशा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और जिस कोण की बात कर रहे हैं उस कोण की सामने वाली भुजा हरदम लंब होती है। ये पहचान मैं बता रहा हूं, पूरे भौतिक विज्ञान में काम देगी। अब बची सिर्फ एक भुजा, इसका मतलब ये क्या है, ये आधार है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं चित्र को थोड़ा सा पलट दूं, चित्र को थोड़ा सा पलट दूं, मैं इसको कोण बोल दूं थीटा, मैं इस कोण को देख रहा हूं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा ये क्या हो जाएगी बेटा, कर्ण। अब ये इसके सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी लंब, और ये बन जाएगी आधार। बात समझ में आई क्या, ये कोण लेंगे तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। बात समझ में आई क्या, ये जो मैं बता रहा हूं ना, सुंदर बच्चे तुझे मैं 3 दिन से बोल रहा हूं, तू एक ही बात पे लिपट के बैठा है। तुझे कितनी बार बताऊं कि यही चीज पढ़ाऊंगा मैं आगे, समझ में नहीं आती क्या, दिमाग में भूसा भर गया है या कान खराब हो गया है। जब एक बार बोला गया है कि वलय वाली प्रॉब्लम आपको पढ़ाई जाएगी, समझ में नहीं आता क्या, रोज रट रहा है, लगातार लिख रहा है, पागल हो गया है क्या, समझ में आया क्या यहां तक, यहां समझ में आया क्या कैसे पहचानना है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये गोल्डन पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स हैं बेटा, ये आपको कहीं पर मिलेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात पूरे भौतिक विज्ञान में आपको हर जगह पर लगेंगी। तो इसको गेस करके नहीं करते, ऐसे निकालना पड़ता है, ठीक है। हम पूरे भौतिक विज्ञान में इस तरह से क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं हम घटक निकालना सीखते हैं। और साइन थीटा और कॉस थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा मतलब आपको पता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आपको कैसे कब आप लिखोगे कि इधर साइन थीटा आएगा, आपको कैसे पता कि इधर साइन थीटा आएगा। कभी आप देखेंगे तो इधर साइन थीटा लिखा दिखेगा आपको, कभी कभी आपको देखेंगे तो इधर साइन थीटा लिखा दिखेगा। तो वो तब होता है, वो कोण पर डिपेंड करता है कोण कौन से ले रहे। अगर मैं यहीं पर ये वाला कोण ले लूं तो ये लंब बन जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा और इधर कॉस थीटा चला जाएगा। ध्यान, समझ में आई क्या बात, समझ में आ रही है बात। अगर मैं ये कोण ले लूं तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है ना।
ये याद रखना सही बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। अब चलिए इधर आते हैं, तो ये अब समझ में आ गया होगा कि इवन साइन थीटा इवन कॉस थीटा कैसे आया, ऐसे ही निकालेंगे, इवन साइन थीटा और इवन कॉस थीटा बन गया। अब मैं यहां पर अगर इवन E2 की वैल्यू निकालूं तो इवन E2 की वैल्यू लिखो, इवन बराबर बताओ कितना आ रहा है, इवन बराबर क्या आएगा बेटा, के आवेश क्या है Q प्लस क्यू की वजह से दूरी क्या है x, दूरी क्या है x, यहां से आवेश से इस बिंदु तक की दूरी क्या है x, तो इवन बराबर आ जाएगा के क्यू बटा आ जाएगा x का वर्ग। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, तथा E2 बराबर बताओ कितना आएगा, E2 बराबर भी आ जाएगा के आवेश क्या है Q बटा दूरी क्या है x, दूरी क्या है x, तो x का वर्ग सेम आएगा। तो चूंकि यहां पर हम देख रहे हैं चूंकि E1 बराबर E2 है, अतः इसका मतलब है अतः E1 साइन थीटा भी बराबर होगा E2 साइन थीटा के, और E2 ठीक है, और E1 कॉस थीटा, और E1 कॉस थीटा मतलब इसके घटक भी बराबर हो गए, E1 कॉस थीटा भी बराबर होगा E1 कॉस थीटा के। सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी बराबर है, और E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा भी आपस में, E2 कॉस थीटा भी आपस में बराबर है। बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब इस चित्र में अगर मैं देखूं तो अब देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही बिंदु पर एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, खत्म। बचा क्या? बचा है सिर्फ इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्योंकि दोनों बराबर है और एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। क्योंकि अगर विपरीत होते, अगर इसमें से कोई एक इधर गया होता तो ये भी जीरो हो जाते, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, दोनों के बीच में कोण जीरो है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कुल चुंबकीय कुल विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस आ जाएगा E2 cos थीटा। अब आपकी मर्जी है, ध्यान से देखते रहना। चूंकि मैंने लिख रखा है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा भी बराबर हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों बराबर हैं, तो चाहे इसको 2E1 cos थीटा लिख लो या चाहे 2E2 cos थीटा लिख लो, तो इसको लिख सकते हो। अतः E बराबर आप लिख सकते हैं, चाहो तो आप 2 गुना लिख सकते हो E1 cos थीटा, या आप लिख सकते हो E बराबर 2 गुना E2 cos थीटा, आपकी मर्जी। क्योंकि दोनों बराबर है तो 2 बार जुड़ गए, E1 और E2 जुड़ेंगे तो चाहे E1 cos थीटा लिख दो, 2E1 cos थीटा, इसको भी E1 मान लो। यहां से E1 cos थीटा बराबर E2 cos थीटा, तो E2 cos थीटा की जगह पे E1 cos थीटा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा। अगर मैं E1 cos थीटा की जगह पर E2 cos थीटा लिख दूं तो 2E2 cos थीटा बन जाएगा। दोनों बात एक ही है, तो कोई एक ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का मान वही है। तो E बराबर मैं ले रहा हूं E बराबर 2E1 cos थीटा से। ठीक है, ध्यान से देखना, E बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे E1 का मान कितना बेटा? E1 का मान है के क्यू बटे x का वर्ग, गुणे में लिखा है cos थीटा। अब चित्र पे चलते हैं, इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, अब चित्र पे चलते हैं। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देख रहना, गलत मत करना। ठीक है, राय कर देना बीच में, लेकिन गलत नहीं करना। अब मुझे x का मान लिखना है। x का मान मुझे पता है, x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना है? अच्छा, इसी को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 भी, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है किसी की घात। जैसे रूट के अंदर x लिखा है तो इसका मैं लिख सकता हूं x की घात 1/2। सिंपल सी बात है ना, ये आप जानते होंगे, इतना तो पढ़े होंगे गणित। अच्छा, अब मैं यहां पर cos थीटा का मान निकालना चाहता हूं, मैं cos थीटा लिखना चाहता हूं। ये त्रिभुज बना है, कोई एक त्रिभुज ले लो, कोई एक त्रिभुज की बात करो, कोई एक त्रिभुज।
कोई भी एक त्रिभुज ले लो, कोई भी एक त्रिभुज, चलो मैं इधर वाला त्रिभुज ले लूं, यहां पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, ये क्या है, x है, ये क्या है, l है, और ये क्या है, r दूरी। चित्र में देख लो, ये क्या है, x दूरी है, ये क्या है, l है, और ये क्या है, r है, पता है ना, ठीक है। अब मुझे लिखना है यहां पर, ये थीटा है तो मुझे लिखना है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, ये आधार है, देखो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने कर्ण, ये लंब और ये आधार, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, तो ये क्या है, आधार। तो cos थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना बेटा, आधार है l, कर्ण कितना है, x। लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं क्या, तो ये वाला सूत्र उठाओ, आगे लिखो। हमारे पास आ गया है E बराबर 2kq बटा x स्क्वायर और गुणे में cos थीटा लिखा है। देखो 2kq बटा x स्क्वायर गुणे में cos थीटा लिखा है, तो अब cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, cos थीटा की जगह लिख देंगे l बटा x। क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा E बराबर 2kq गुणे l और बटे हो जाएगा x की घात 3 हो जाएगी नीचे। अब चूंकि हमें पता है, यहां पर चूंकि हमें पता है x बराबर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर है r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, यही है। या इसी को मैं लिख सकता हूं x बराबर, या इसी को मैं लिख सकता हूं x बराबर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 1/2, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो ये वाला मान उठा के रख दें यहां पर, तो E बराबर आ जाएगा, ध्यान देखते रहना, E बराबर आ जाएगा 2kql डिवाइड बाई आ जाएगा x, x की जगह है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात कितनी है, 1/2, और यहां पर घात पहले से कितनी है, 3। तो कुल घात कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 2kql बटे में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। बात समझ में आई क्या? सही बच्चे राय राय करके जल्दी से एक बार बताओ, समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ एक बार, समझ में आया क्या सबको? फिर से पूछ रहा हूं, समझ में आया क्या यहां तक? फिर से बेटा बहुत ही मजेदार तरीके से चल रहे हैं, एकदम धीरे 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 धीरे। बेसिक चीजें मैंने बता दी, जो बेसिक था वो था घटक निकालना, वही बच्चों को नहीं आता, बाकी मैंने सारी चीजें तो बता ही रखी हैं आपको, तो बेसिक चीजें आपको बता रखी है, ठीक है? समझ में आया ना? अरे फिर से धीमे पड़ गए लगता है। हो गया रहा है? चलिए अब अगर ये आ गया है हमारे पास, तो इसको आगे पेज पे लेके चलते हैं। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास क्या आ गया बेटा? हमारे पास आ गया है E बराबर 2kql बटा आ गया है बेटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं बेटा E बराबर k को बगल में लिख लेता हूं और गुणे लिख देता हूं 2ql। 2ql क्यों लिखा है मैं? समझ में आ गया होगा आपको, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। अब ये जो लिखा है ना बेटा, ये 2ql, ये 2ql का मतलब क्या है? 2ql चूंकि हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2ql, होता है क्या? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकता हूं। P बराबर क्या होता है? 2ql। तो इसके जगह पे क्या लिख दूंगा? P। तो ये सूत्र कैसा बन जाएगा? यही सूत्र कैसा बन जाएगा? ये सूत्र बन जाएगा E बराबर, देखते रहे ना, ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा KP और बटे में बचेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात 3/2। ध्यान से देखते रहना। अच्छा ये आ गया। अब हम जानते हैं चूंकि r जो होता है ये बहुत बहुत और बहुत बड़ा है l से। ध्यान से सुनना फिर से, जो कल किया था। हम जानते हैं कि जो l होता है बेटा, l द्विध्रुव के बीच की जो दूरियां होती हैं वो लगभग 10 की घात -10 मीटर, या इसको हम बोलते हैं लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के यूनिट के बराबर आती हैं, जो कि बहुत अल्प दूरी है। ये क्या है बेटा? अल्प दूरी या लंबाई। तो क्योंकि बहुत छोटी होती है तो r के सापेक्ष l बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे? l की जगह क्या लिख देंगे? 0। तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली E बराबर KP
बटा आ जाएगा बेटा r की घात 2 और l तो 0 हो गया और इसकी घात लिखा है 3/2। तो इसको मैं देखो तो 2 से 2 कट जाएगा, कैसे, ये आ जाएगा यहां से kp बटा हो जाएगा r की घात 2 और गुणे में 3/2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट जाएगा, r की घात कितना बचा बेटा 3। तो यहां से आ जाएगा फाइनली E बराबर निकल के kp और बटे आ गया बेटा r³। दिस इज आवर आंसर, यही हम निकाल रहे थे न्यूटन पर कूलाम। और सदिश रूप में लिखूं तो यही हो जाता है E बराबर kp बटा r³। राय राय राय, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम। ए की पावर एक, ए के ऊपर 0 है, ये ए है और ए के बगल में नहीं, ए के जस्ट ऊपर 0, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। सही है क्या? राय राय हुआ कि नहीं सबका? फिर से धीरे पड़ गए सब बच्चे, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? kp बाई r³ आ गया। अच्छा, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, बाकी वीडियोस बेटा जहां तू देख रहा है ना इसी चैनल पर मिल जाएंगी, बस मेरा नाम सर्च कर लेना या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। इसी चैनल पर जहां पर तुम देख रहे हो ना, क्लास खत्म हो जाए तो देख लेना, मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अभी बहुत क्लास नहीं हुई, अभी पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, ये देखो तुम्हें शेयर कर दिया गया बेटा, तुम्हारे पास ये भेज दिया गया है, पूरी लिंक भेज दी गई है, सारी वीडियोस इस लिंक पर अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज दिखाता हूं। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की बात जब करते हैं बेटा, तो अक्षीय स्थिति में क्या आया था आंसर? अक्षीय स्थिति की बात करूं मैं, अक्षीय स्थिति में जब हमने निकाला था तो ये आया था E बराबर आया था 2kp बटा आया था r³, यही आया था। और अभी अभी हमने निरक्षीय स्थिति में निकाला बेटा, निरक्षीय स्थिति में देखो तो निरक्षीय स्थिति में जो हमने निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई बेटा E बराबर kp बटा r³, kp बटा r³, यही आया। दोनों देख सकते हो, न्यूटन पर कूलाम और न्यूटन पर कूलाम। तो इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? इसका मतलब आपको पता चल गया, अगर एक्सिस, एक्सियल पॉइंट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं बेटा, इसको एक्सियल पॉइंट, इसको निरक्षीय का मतलब क्या होता है? निरक्षीय का वो क्या बोलेंगे बेटा? एक्सियल पॉइंट पे आ गया, ठीक है, अक्षीय स्थिति। निरक्षीय का मतलब क्या है? निरक्षीय का अंग्रेजी बताइए बच्चा। नॉन एक्सियल पॉइंट बोलेंगे या तो, या क्या बोल सकते हैं? कितना आएगा बच्चे? नेगेटिव नहीं है बेटा। बेटा पूरी वीडियो स्टार्ट कर लेना, मैं फिर से पढ़ाता हुआ दिखूंगा, रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो फिर से स्टार्ट कर लेना और जहां जहां स्क्रीनशॉट लेना है रोक लेना, पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? कर लेना, सिंपल सी। जितनी बार चलाओगे उतनी बार मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में, जितनी बार आप वीडियो रिपीट करोगे उतनी बार मैं दिखूंगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। इसको अक्षीय पॉइंट, एक्सियल और नॉन एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो चलो n लिख देते हैं, तो मैं सिंपल सा दोनों में रिलेशन दिखाऊं तो आपको एक चीज पता चल गई बेटा, ठीक है। लेटरल पॉइंट वैसे बोलते हैं, छोड़ो उसको। तो यहां पर EA की बात करूं तो EA जो होता है बेटा, ये 2 टाइम्स होता है EN के, सिंपल सी बात, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र आती है बेटा, वो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के 2 गुना होती है, सिंपल सी बात है, इसको नोट करके रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो विद्युत क्षेत्र होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ होती है दोनों स्थितियों में। यहां भी r³ है और यहां पर भी द्विध्रुव के कारण, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण कैसा था 1/r², लेकिन द्विध्रुव के कारण कैसा है 1/r³।
याद रखना, 1/r³ के साथ। ठीक है, समझ में आ रही बात? सही है ना? अब हम चलेंगे क्विज की तरफ। क्विज के लिए चलें। सभी बच्चे एक बार राय राय करके जल्दी से मुझे बताएं कि क्विज के लिए तैयार हैं क्या सभी बच्चे? अगर तैयार है तो मैं क्विज के लिए आ जाता हूं। तैयार हैं क्या? हाँ जी बच्चे, लग नहीं रहा है कि तैयार हैं सब। क्विज आ गई बच्चे, जल्दी बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। फटाफट से बताइए बेटे। कुछ बच्चों को मैं देख पा रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा बकवास करते हैं, ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं। बेटा इस तरह के बच्चों से एकदम मैं बता दूं कि ठीक से रहा करो मेरी क्लास में, पहले ही मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा, जो अभी बताया उसी का आंसर। मैं देख पा रहा हूं बच्चे, ये सब उदंड बच्चे हैं ना, जो ये वही बच्चे हैं जो 2 साल बाद बच्चे 2-4 साल बाद 4-5 साल बाद देखोगे ना तो तुम कोई अफसर हो गया और ये तुम्हारे यहाँ नौकर वाला काम कर रहे होंगे, झाड़ू पोछा वाला काम कर रहे होंगे। ठीक है, वही वाला काम करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि झाड़ू पोछा वाला काम बेकार होता है, लेकिन फिर पढ़ क्यों रहे हो? माँ बाप के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो टाइम है पढ़ने का, पढ़ ले बच्चे, क्या जाएगा तेरा। और यहाँ पर शायरी सुनाना और दूसरों को गाली देना, ये सब करना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्या तुम्हें लगता है? हैं? कितने साल कर लोगे ये जो कर रहे हो तुम? कितने साल कर सकते हो चैटिंग? कितने साल कर सकते हो? पूरी ज़िंदगी। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी चैटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चैटिंग करने का टाइम नहीं है ना, ये चैटिंग करने वाला समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेवकूफ़ों वाली अपनी हरकत मत दिखाया करो कि तुम बेवकूफ़ हो, इसको प्रूफ मत करो कि तुम बेवकूफ़ हो और ये सब जाने। ठीक है, तो तुम दुनिया को मत बताओ, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो बेवकूफ़ हैं और अपने आप जो बेवकूफ़ी दिखा रहे हैं दूसरों को, और दूसरों को ये भी बोल रहे हैं कि देखो मैं बेवकूफ़ हूँ। तो ये वाला काम मत करो। बेवकूफ़ हो तो चुपचाप बेवकूफ़ाना हरकत अपने पास रखो। ठीक है, दुनिया को मत बताओ, दुनिया को मत जानने दो कि आप बेवकूफ़ हो। ठीक है, तो दिमाग में जो गंदगी वगैरह आपके भरी है अपने पास रखो, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो। ठीक है, आप कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करना चाहते कम से कम उसको तो पढ़ने दो। तो गधों वाली बात मत किया करो यहाँ पर आके। ठीक है, मेरे क्लास में बिल्कुल भी, और नहीं तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ, फिर मेरी बातें बहुत बुरी लगती है बच्चों को, फिर भाग भी जाते हैं बच्चे, है ना, नेक्स्ट क्लास में आना बंद कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है। और ये पहली बार नहीं है, हरदम है, और मैं हरदम ऐसे ही रहता हूँ। मुझे गलत मतलब गलत है, पसंद नहीं है। अगर कोई चीज़ गलत है तो मतलब गलत है। ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 2 आवेश हैं इस तरह से, इनका 2 कूलाम 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है, माइक्रोकूलाम, और ये भी 2 माइक्रोकूलाम है, लेकिन बस एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, और इनके बीच की दूरी देख रखा है 3 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है? देखो ये माइक्रोकूलाम है तो मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलाम आ गया, और इसमें गुणा करना पड़ेगा हमें। इसकी दूरी L कितना है बेटा? 3, और सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। मीटर में चेंज किया 3 दूनी 6 हो जाएगा, और गुणे 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 × 10⁻8, ठीक है, 6 × 10⁻8 कूलाम मीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे के पहले का डी नहीं होगा बेटा। देखो ये 2 दूनी 4 तिहाई 12 कर दिया। क्या कोई एक आवेश लेते हैं बेटा, दोनों आवेशों में से सिर्फ एक आवेश का मान लिखा जाता है, दोनों आवेशों का मान नहीं लिखा जाता बेटा। ठीक है, हाँ, फ्यूचर इंजीनियर लिखने से इंजीनियर नहीं बनोगे बेटा, थोड़ी सी बेसिक चीजों का ध्यान रखो। किसी विद्युत द्विध्रुव के द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है किसके साथ होती है? मतलब r के साथ बोला गया, तो r हम जानते हैं द्विध्रुव के साथ 1/r³ आता है, तो यही पूछा गया है, अभी तो बताया था। तो 1/r³ के सी इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या? राय हुआ कि नहीं? है ना? हाँ, तो यही लगाया बेटा, 6 × 10⁻8 ही लगाया बेटा, यही लगाया है।
12 वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो सभी बच्चों का सही है क्या? राय राय हुआ? ठीक है, पढ़ाई करिए, क्योंकि मैं तो रोज आ रहा हूं, मैं रोज आ रहा हूं 7 बजे। आपकी अपनी जिम्मेदारी समझिए, पढ़ाई करिए। अगर घर वाले माँ बाप भरोसा जताते हैं आप पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आप कुछ करेंगे, ठीक है, तो उनके उम्मीदों को निराश मत करिए थोड़ा सा, है ना। कम से कम उनके लिए तो अच्छा काम करो, मेरे लिए मत करो, अपने दोस्त यारों के लिए मत करो, माँ बाप के लिए करो, जो ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देंगे।